नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हम आपको सीजी व्यायामों और सीजीपीएससी के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और साथ में हमारे कुछ फाउंडेशन क्लासेस भी रहते हैं, तो वो भी आप उसे देख सकते हैं इस यूट्यूब पे। और अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये बच्चे तीसरा पार्ट है आज क्लास का। और तीसरे तीसरे पार्ट में परसेंटेज की मैं क्वेश्चंस कराऊंगा जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके सामने और उन्हीं क्वेश्चंस को हम शुरुआत करते हैं। तो जरूर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए हुए हैं। और पार्ट 3 में बच्चे आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बहुत अच्छे से चीजें हम समझाएंगे आपको, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आधारित आज आप क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। वो कंसेप्ट क्या है? सक्सेसिव। क्या है? सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है यदि कोई चीज लगातार बढ़ रही है, जैसे मान लो कोई राशि है 100 और 100 का 10% हम बढ़ाते हैं तो कितना हो जाता है? 110। और अगली बार फिर से 10% बढ़ाते हैं 110 का, तो अब 110 का 10% बढ़ेगा तो 110 का 10% कितना होगा? 11। और 110 में 11 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 121। तो देखो क्रम से बढ़ रहा है। पहले 100 था, 10% बढ़ा 110 हुआ। अगली बार जो 10% बढ़ेगा वो 110 का बढ़ेगा, वो 121 हो जाएगा। इस तरीके से क्रम से कोई चीजें होती है, तो उन्हीं का कंसेप्ट हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट जगह लगता है, जैसे मान लो ए इंटू बी बराबर क्या दिया हूं, मान लो सी। ठीक है। और बच्चे मान लो अगर आप ए को बढ़ा रहे हैं और बी को भी बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएं या घटाएं कुछ भी करें उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अगर ए को भी बढ़ा रहे हैं, बी को भी बढ़ा रहे हैं, तो उसके कारण सी में क्या परिवर्तन आएगा? मतलब दो चीजों का गुणनफल अगर तीसरे के बराबर हो और दो चीजों में परिवर्तन के कारण तीसरे में क्या परिवर्तन आएगा तो आप हमेशा सक्सेसिव लगा सकते हैं। और सक्सेसिव लगाने के अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे एक मेथड होता है रेशियो वाला मेथड और एक होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। रेशियो मेथड या डायरेक्ट फॉर्मूला, जो आपका रेशियो मेथड होता है वो भी हम आपको बताएंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला भी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा होता है, जैसे मान लो कोई चीज पहले आपने x% बढ़ा दी और फिर उसको आपने दोबारा y% बढ़ा दिया, तो हम आपसे पूछते हैं बताइए टोटल कितना परसेंट बढ़ेगा। तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर कोई चीज बढ़ती है तो हम प्लस का साइन यूज करते हैं, अगर कोई चीज घटती है तो माइनस का साइन यूज करते हैं, याद रखना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे पहले x लिख लो, फिर यहाँ पे y है तो यहाँ पे प्लस y लिख लो, क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं तो दोनों के आगे प्लस का साइन लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस और प्लस मिलके क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तो हमेशा यहाँ पे प्लस लिखना। अब x इंटू वाई कर दो, x इंटू वाई कर दो और बटा क्या कर दो? 100 कर दो। अगर आप इतना इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया है तीसरे राशि में, वो आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे ए में x% का बढ़त हुआ, बी में y% का बढ़त हुआ, तो बताइए सी में कितने परसेंट का बढ़त होगा? तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको टोटल सी में कितने प्रतिशत का बढ़त होगा वो आपको पता चल जाएगा। और इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम सारे क्वेश्चन अभी फिलहाल में कराने वाले हैं। तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। अब हम सीधा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। इसको पहले रम कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं और फिर हम आपको क्वेश्चंस कराते हैं। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को भी पढ़िए। अब आपको केवल इसी फॉर्मेट में प्रेप करना है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जहाँ पे ई इंटू बी बराबर क्या हो, सी हो, तो आसानी से बच्चे ये काम होता है। तो आइए क्वेश्चंस कराते हैं, ध्यान से देखिएगा। चुटकियों में सॉल्व होगा ये सारे क्वेश्चन। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम इसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से बस देखना, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या बोला है। एक पुस्तक का मूल्य 10% बढ़ाने पर, मतलब आप पुस्तक का मूल्य, मतलब यहाँ पे आपने प्राइस, प्राइस को कितना परसेंट आप बढ़ा रहे हैं? 10% आप बढ़ा रहे हैं कीमत को। पुस्तक का मूल्य आप 10% बढ़ाते हैं। एक पुस्तक का मूल्य 10% से बढ़ाने के बाद आप 5% कम कर दें। मतलब पहले 10% बढ़ाए हैं किसी का प्राइस और उसके बाद फिर आपने कितना परसेंट कम कर दिया? 5% कम कर दिया। तो अब आपको बताना है कि बताइए कि पुस्तक के मूल्य में परिवर्तन कितना हुआ, कितना टोटल परसेंटेज चेंज हुआ, कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। तो बहुत ईजी हो गया है क्वेश्चन, बस ध्यान से देखते रहिएगा, आसानी से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पुस्तक की कीमत को आपने 10% बढ़ाया और फिर दोबारा से आपने 5% कम कर दिया। तो ओवरऑल चेंज पूछा है तो डायरेक्ट सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट सक्सेसिव कैसे लगाएंगे बच्चे? तो पहले 10% बढ़ रहा है तो आपने प्लस प्लस लिख लिया यहाँ पे, फिर आपका 5% कम हो रहा है तो -5 लिख लिया, जैसे x हो गया और ये माइनस वाई क्योंकि डिग्री हो रहा था। अब ये बताओ प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। अब दोनों का गुणा कर लो तो 10 गुणा 5 हो जाएगा एक्स वाई और बटा क्या हो जाएगा? 100। बस बच्चे इसको सॉल्व कर दो, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, मतलब 0.5 आएगा। और ये 10 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 5। प्लस और माइनस माइनस होकर 5 आएगा और माइनस हो जाएगा 0.5। तो 5 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4.5। वो भी किसमें आंसर आ रहा है? प्लस में। तो यहाँ पे प्लस में आंसर आने के कारण ये बच्चे जितना भी परसेंट आया है उतना इंक्रीज होगा। अगर प्लस में आ रहा है तो इंक्रीज होगा, अगर माइनस में आता तो डिक्रीज होता। तो 4.5% इंक्रीज होगा। इस कारण से कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे?
ए ऑप्शन आपका जवाब होगा 4.5% इंक्रीज। अच्छा, इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना। यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए ऑप्शन में, यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, देख 4.5 हमने सॉरी 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 हमने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। बिल्कुल ठीक है बच्चे, ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे 4.5% इंक्रीज आया, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। ये तो 4.2 है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, जिस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ भी क्रमागत लग रहा था, पहले हम बढ़ा रहे थे फिर कम कर रहे थे, तो ओवरऑल कितना हुआ? तो क्रमागत लगा, तो डायरेक्ट बच्चे इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में परसेंटेज थोड़े खतरनाक दे रहे हैं और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो क्वेश्चन, तो उस वक्त आप रेशियो मेथड से सक्सेसिव लगाएंगे तो इजी पड़ेगा, ठीक है। और हमने आपको सारा चीज आपको अपनी क्लासेस में पढ़ाया है, अभी तो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बस हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। ये भी बच्चे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है बच्चे, ध्यान से देखेंगे। क्या है? एक वर्ग की भुजा में 10% बढ़ा दी जाती है। ये भी व्यापक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अभी इसमें ईयर डेट नहीं लिखा है कि कौन से उसमें आया है, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है। अगली बार से हम बकायदा लिखवा के भी लाएंगे। अभी शायद टाइपिंग वाले ने थोड़ा सा मिस कर दिया है यहाँ पे लिखना, ठीक है, जो टाइप कर रहे थे। ध्यान से देखिए क्या बोला है, एक वर्ग की भुजा में 10% की बढ़ा दी जाती है। मतलब एक वर्ग है, वर्ग मतलब आप जानते होंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर है, जिसे हम बोलते हैं, जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती है। जैसे हम एक वर्ग बना दिए, इसकी सभी साइड्स बराबर होती है। और वर्ग की भुजा में कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाना है बच्चे? वर्ग की जो साइड होती है उसको हम कितना परसेंट बढ़ा देते हैं? 10% बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। 10% बढ़ा देते हैं। तो आपसे पूछा है तो वर्ग की क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एरिया में पूछा है, तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चे साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? जैसे भुजा को हम ए मान लेते हैं तो ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, मतलब ए इंटू ए होता है। तो आपसे क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया है, अब ध्यान से देखिएगा, आसानी से समझ में आएगा। मतलब आप ए इंटू ए बराबर क्या होता है बच्चे? एरिया होता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? साइड को हम 10% बढ़ाते हैं, तो आपने पहले 10% बढ़ाया और फिर दोबारा 10% दो बार बढ़ाएंगे, क्योंकि दो बार ए होता है। तो बताइए एरिया में क्या चेंज आएगा? ये क्वेश्चन है। फिर से सक्सेसिव लगेगा, सीधा सीधा सक्सेसिव से उड़ा दो क्वेश्चन को। तो ये बताओ, दोनों बार बढ़ रहा था, मतलब यहाँ पे एरिया मतलब साइड को आप इंक्रीज कर रहे थे, तो यहाँ पे +10 होगा, फिर +10 होगा, फिर प्लस 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 होता है, 10 गुणा 10 हो जाएगा एक्स वाई, और बटा क्या हो जाएगा? 100। 0 0 0 0 कैंसिल, 10 10 20, और एक कितना हो जाएगा? 21। तो 21% बच्चे आपका एरिया बन जाएगा। इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं चुटकियों में, ठीक है। तो ये बच्चे आपके सामने क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ आगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन भी ध्यान से देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये भी व्यापक या पीएचसी में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने ईयर नहीं लिखवाया, लिखवा देंगे अगले अगले क्लास से, ठीक है ना। अभी ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे इस क्वेश्चन में चलते हैं, क्या बोले? रमन का वेतन 10% बढ़ाया गया। रमन का वेतन कितना परसेंट बढ़ाया गया बच्चे? 10% बढ़ाया गया, और फिर 10% क्या कर दिया गया? घटा दिया गया। तो वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? देखो ध्यान से, पहले वेतन को हम 10% बढ़ा रहे हैं, और फिर हम वेतन को 10% कम कर दे रहे हैं। बताना है ओवरऑल कितने का चेंज आया। तो हम डायरेक्ट सक्सेसिव लगाएंगे, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं। तो पहले बढ़ाए हो, तो ये बच्चे 10% बढ़ा दिए हुआ, तो सीधा सा लगाओगे, यहाँ पे x की जगह क्या लिखोगे? +10 लिखोगे। अब ये 10% कम करनी हो, तो y की जगह -10, और प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 10 गुणा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और पट्टी में क्या हो जाएगा बच्चे? 100। तो 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, और ये 10 से 10 कट गया, माइनस क्या आ गया? 1 आ गया, मतलब 1% बच्चे डिक्रीज हो गया। माइनस आने का मतलब डिक्रीज होता है, तो 1% क्या हो गया बच्चे? कम हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो सक्सेसिव में डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, या अगर हम परसेंट सिंपल हो, अगर परसेंट पटांग हो, तो रेशियो से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ तक बच्चे आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, देखते हैं क्या बोला है। जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी हुई, मतलब किसी वस्तु की कीमत जो है, प्राइस जो है, वो आपने कितना कम कर दिया है? यहाँ पे लिख लेते हैं। कीमत जो है वो कितना कम कर दिया है बच्चे? 35%। कीमत आपने 35% यहाँ पे कम कर दिया, क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो उसकी बिक्री, बिक्री मतलब होता है कितना क्वांटिटी आप बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे किसके बारे में बोला है? सेल के बारे में। तो यहाँ पे बिक्री, बिक्री मतलब होता है सेल। जैसे कीमत कम की है तो ज्यादा बिकने लगा। जैसे मान लो इस मार्कर का कीमत हमने कम कर दिया, दुकान हमारी है स्टेशनरी की, हमने इसका कीमत कम कर दिया, तो अधिक ग्राहक आने लगे, ज्यादा खरीदने लगे, तो यहाँ पे बिक्री बढ़ रही है। तो बिक्री में 80% की वृद्धि हुई है। तो लिख लेते हैं, बिक्री में 80% की क्या हुई है बच्चे? वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में x% की वृद्धि हुई है, तो जिसके कारण हमारा जो टोटल रेवेन्यू है, राजस्व मतलब रेवेन्यू है, और रेवेन्यू में हमें x% की वृद्धि हुई है, तो आपको बताना है वो x का मान क्या होगा।
तो आप सबको पता होना चाहिए कीमत का अगर हम गुणा बिक्री से करेंगे तो याद रखना बच्चे वो किसके बराबर आता है, रेवेन्यू बराबर आता है। कीमत गुणा बिक्री बराबर रेवेन्यू होता है, हमेशा याद रखिएगा। ये याद क्या रखना है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। जितना भी कीमत है और जितना आप सामान बेच रहे हैं, मान लो आप ये 10 मार्कर बेचते हो और एक मार्कर की कीमत 5 रुपए, तो 10 मार्कर की कीमत कितनी हो जाएगी, 50 रुपए। कीमत क्या है, 5 रुपए, और 10 मार्कर बिक्री कर रहे हैं हम, तो 10 गुणा 5 करेंगे तो 50 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा, मतलब हमें 50 रुपए प्राप्त होगी पैसे। ठीक है, तो ये हो गया। तो इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर है, इन दोनों में हुए परिवर्तन के कारण इसमें क्या फर्क पड़ेगा यही निकालना है, और इसे बताया x% का फर्क पड़ रहा है, मतलब x% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ है। ये तो कंफर्म हो कि वृद्धि होगा, लेकिन आपको x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। कि यहाँ पे -35 लिख दोगे क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है तो +80 लिख लोगे। अब ये बताओ माइनस और प्लस मिलके क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो आप यहाँ पे माइनस लिखोगे। यहाँ पे 35 गुणा क्या हो जाएगा बच्चे, 80, और बटे में क्या हो जाएगा बच्चे, 100 हो जाएगा। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, ध्यान से देखिए। तो बच्चे ये बताओ, ये 80 में से 35 जाएगा तो 35 5 कितना हो जाएगा बच्चे, 40, और ये हो जाएगा बच्चे कितना, 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 आ गया, दोनों का डिफरेंस 45 प्लस में आएगा वो भी। ठीक है, अब ये बच्चे यहाँ पे देखो, 20 चौके 80 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया, और 5 से कट गया, 5 सत्ते 35 हो गया, और 7 चौके कितना हो जाएगा, 28, और 45 में से 28 आप माइनस करना है तो 15, ये कितना हो जाएगा, 7, मतलब कितना परसेंट आ जाएगा बच्चे, 17%। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब ये रेवेन्यू में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे 17% का होगा, और इस तरीके से आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब हम चलते हैं बच्चे 25th क्वेश्चन में, 25वें क्वेश्चन में। अब 25वें क्वेश्चन में हम आपको कहानी को समझाते हैं, यहाँ से देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, पहले पढ़ लीजिए आगे एक बार क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला है, 60 छात्रों की एक कक्षा में गणित में 30 उत्तीर्ण हुए, अंग्रेजी में 40 उत्तीर्ण हुए, और दोनों विषयों में फेल वालों की संख्या दे दी है बच्चे कितना, यहाँ पे 10 दे दिया है। तो गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, ये क्वेश्चन है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन बच्चे हैं आपकी, ये आपका वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम और वेन आरेख आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, क्या बोला है ध्यान से देखिएगा, क्या है कि कितने कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, 60 छात्रों की कक्षा में, टोटल स्टूडेंट की संख्या क्या है, 60 है। और वेन डायग्राम का कंसेप्ट हम आपको बता देते हैं। वेन डायग्राम में कुछ नहीं होता, सीधा सा बच्चे अगर हम आपके सामने सर्कल बनाए तो आपको क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे एक सर्कल ये बनाए, एक सर्कल ये बनाए, ये अपने 2 सर्कल बना लिया। इसमें मान लो, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है, 60 छात्रों की एक कक्षा में गणित में 30 उत्तीर्ण हुए हैं और अंग्रेजी में 40 उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, मैथ्स में पास होने वाले, हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं पास की। तो पास होने वाले कितने बच्चे यहाँ पे आपके 30 हैं, कितने दिया है, 30। ठीक है, और इंग्लिश में पास होने वालों की संख्या कितना दिया है बच्चे, 40 दिया है, और टोटल स्टूडेंट कितने थे, 60 थे। ठीक है, और दोनों में फेल होने वालों की संख्या कितना दे दिया है, 10। दोनों में जो फेल हो गए हैं कितने हो गए, 10। दोनों विषयों में फेल होने वालों की संख्या कितनी हो गई है, 10 हो गई है। ठीक है, यहां तक हो गया। तो अब आप ये बताइए कि गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, ये क्वेश्चन। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, दोनों विषयों में फेल होने वाले, तो दोनों में फेल होने वालों की संख्या यहाँ पे दिया है, तो एक काम करते हैं लिख लेते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, दोनों में फेल होने वालों की संख्या, जो दोनों में फेल हो गए, मतलब वो ना मैथ्स में पास हुए ना इंग्लिश में, मतलब वो फेल है, कायदे से फेल है। तो कितने हैं बच्चे ऐसे, दोनों विषयों में फेल होने वालों की संख्या कितनी है, 10। और टोटल विद्यार्थी कितने थे, जल्दी बताइए, 60। तो 60 विद्यार्थी कक्षा में थे, जिसमें कि 10 ऐसे हैं जो सब में फेल हो गए, सब में फेल हो गए। तो ये बताइए, अगर हम आपको बोलते हैं कि 60 में से इन 10 फेलियर को हटा देते हैं जो सब में फेल, जो दोनों में फेल हुए, तो बचेंगे कितने बच्चे, 50। 50 ऐसे स्टूडेंट होंगे, या तो किसी एक सब्जेक्ट में पास हुए होंगे, या तो दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे, या तो केवल गणित में, या तो केवल अंग्रेजी में, या तो दोनों में। तो ऐसे विद्यार्थी कितने हैं, 50। अब ये जो वेन डायग्राम हमने बनाया नहीं, किसका बनाया है, पास वालों का। ठीक है, ये किसका बनाया है, पास वालों को बनाया है। अब आपको ध्यान से देखिएगा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। पास वालों को हमने बनाया है यहाँ पे वेन डायग्राम, ये जो वेन डायग्राम है यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैथ्स, और यहाँ पे लिख लेते हैं इंग्लिश। ये वाला सर्कल इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला मैथ्स को। ये बीच वाला पोर्शन दोनों में जो पास हुए हैं उनकी संख्या होगा। ठीक है, अब आप ये बताओ, मैथ्स में पास होने वालों की संख्या आपसे क्या पूछा है, दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, दोनों विषयों में। तो दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या हम मान लेते हैं कितना है, x है। कितना है बच्चे, x हम मान लेते हैं कि x है। अब आप ये बताइए हमें, दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या आपने x मान ली है, लेकिन गणित में कितने पास हुए थे,
केवल गणित नहीं बोला था, गणित में कितने पास हुए थे? 30। तो गणित का मतलब ये वाला सर्कल है, ये पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी है? 30 है। ये वाला पोर्शन अगर x है तो ये वाला पोर्शन केवल कितना हो जाएगा? केवल गणित वाला तो 30 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि गणित में पास होने वालों का संख्या ये 30 है और ये वाला पोर्शन x है। तो इस पूरे 30 में से x घटा देंगे तो ये वाला पोर्शन जो आएगा वो क्या आएगा? 30 माइनस x, और केवल गणित में पास होने वालों की संख्या हो जाएगी 30 माइनस x। क्लियर है? उसी प्रकार से अंग्रेजी में पास होने वालों की 40 थी, तो पूरा सर्कल 40 है, ये x है, ये कितना हो जाएगा बच्चे? 40 माइनस x। कितना हो जाएगा? 40 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि पूरा इंग्लिश बच्चे 40 है और दोनों में पास होने वाले x है, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? 40 माइनस x। ठीक है? तो ये ऐसे विद्यार्थी जो केवल गणित में पास हुए, ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल इंग्लिश में पास हुए, ये ऐसे विद्यार्थी जो दोनों में पास हुए, और सबको मिलाकर बच्चे टोटल पास की संख्या कितनी है? टोटल पास की संख्या कितनी है बच्चे? 50 है। टोटल पास की संख्या कितनी है? या तो वो इंग्लिश में पास होने वाले, या तो गणित में, या तो दोनों में पास होने वालों की टोटल संख्या कितनी है? 50 है। तो आप लिख सकते हैं 30 माइनस x प्लस x, सबको जोड़ दो, इतना पोर्शन प्लस इतना पोर्शन प्लस इतना पोर्शन, 40 माइनस x, और इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल पास पता चल जाएगा, जो केवल गणित या तो इंग्लिश या तो दोनों में। टोटल कितना दिया था? 50। बस बच्चे इसको सॉल्व करना होगा, x से x कट गया। अब आप ये बताइए, ये 30 है, ये 40 है, कितना हो जाएगा? 70, और ये 50 इधर आ जाएगा तो माइनस 50, x उधर चला जाएगा, तो ये तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20। 20 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में पास हुए। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको वेन डायग्राम का कंसेप्ट आना चाहिए, और वेन डायग्राम के कंसेप्ट से ही आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। और वेन डायग्राम का कंसेप्ट हमने यहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का समझाने की कोशिश किया, वैसे तो हमारी एक घंटे की क्लासेस होती है परसेंटेज में वेन डायग्राम। ठीक है? तो अभी तक हमने आपको कितने क्वेश्चन कराए हैं बच्चे? 25 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है? तो 25 क्वेश्चन हमने आपको अभी कराए हैं, तो ये 5 ही क्वेश्चन हुआ है इस पार्ट में, और एक और पार्ट होगा उसमें और 5 कराएंगे। तो अब वेन डायग्राम को बच्चे हम एक कंसेप्ट का वीडियो डालेंगे, उसको जरूर देख लीजिएगा, और उसके साथ फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? फिर बहुत ही शानदार और बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, एक बार इसको कोशिश करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में और अगले पार्ट के वीडियो में। ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चे। अगले वीडियो के लिए हम जरूर इसको रोज रोज एक एक वीडियो अपलोड करते जाएंगे, जिससे आपको बेनिफिट काफी मिलेगा। ठीक है? थैंक यू सो मच।